हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजुर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हिंदी में। आज हम सीखेंगे वाक्य रचना के बारे में। वाक्य रचना के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में सीख लिए थे, शब्द रचना के बारे में सीख लिए थे। अगर आपको शब्द रचना वर्णमाला पढ़ना हो तो मेरे पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे वाक्य रचना के बारे में। वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उनको हम सारी चीज़ें सीखेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। देखो, शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देखो इसमें शब्द हैं। बच्चे एक हैं, एक पढ़ है, एक रहे हैं और एक है, तो ये हमारे शब्द हैं। और इन्हीं के सार्थक संघात को, सार्थक मिलने को, ये सार्थक शब्दों के योग को तो हम क्या कहते हैं? उसको वाक्य कहते हैं। फिर देखो, वाक्य के भेद। वाक्य के तीन भेद होते हैं। वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य, तीसरा है प्रयोग के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य, पहला हमारा क्या है? अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा रचना के अनुसार वाक्य, तीसरा प्रयोग के अनुसार वाक्य। देखो, अर्थ के अनुसार वाक्य, देखो ये 8 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं या 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयाद बोधक वाक्य, पांचवा संभाव्य वाची वाक्य, छठा आज्ञा सूचक वाक्य, और सातवां इच्छा सूचक वाक्य, और आठवां संकेत वाची वाक्य होते हैं। ये हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसमें 5 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, निषेधात्मक और आज्ञा सूचक वाक्य को एक कर देते हैं तो उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और विस्मयाद बोधक वाक्य को उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इच्छा सूचक वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में 5 तरह के होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं अर्थ के अनुसार? तो 8 तरह के होते हैं। ये इतना ध्यान रखना। फिर देखो, पहला हमारा विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य जिस कथन में स्वीकारात्मक हो, जिस कथन में, जैसे देखो, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, तो इसमें स्वीकारात्मक वाक्य है। बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। या इस तरह समझो, जब कोई सिंपल वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, जैसे छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा है? तो विधिवाचक वाक्य है। फिर दूसरा आता निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य जिसका सेंस निकलता है नकारात्मक। क्या निकलता है? नकारात्मक, जिसमें कोई नकारात्मक चिन्ह जुड़ा हो, नहीं, इस तरह के, या ना, या कभी नहीं, या मत, इस तरह के जो जुड़े हों वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जिसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा, देखो इसमें नहीं आया है, तो ये हमारा कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य। जिसे ना जाने क्यों आज अलका हिंदी नहीं लिख रही हैं। ना जाने क्यों आज अलका हिंदी नहीं लिख रही हैं, तो इसमें भी क्या आया? नहीं आया, तो ये हमारा कौन सा है? और नहीं किसको प्रदर्शित करता है? नकारात्मक को। और नकारात्मक किस में आता है? तो निषेधात्मक वाक्य में आता है। ये इतना ध्यान रखना। फिर अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो, जहाँ पर क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द हो, या
प्रश्नवाचकता का भाव हो। क्या हो? प्रश्नवाचकता का भाव हो, वो होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो देखो क्या इसमें आया, तो ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखे हो, गए हो, सुने हो, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। किसका? प्रश्नवाचकता का। प्रश्नवाचक शब्द का भाव उत्पन्न होता है, तो वो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। फिर जैसे देखो, यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो ना जाने क्या बन जाएंगे। अगर देखो, यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो ना जाने क्या आप बन जाएंगे, तो इसमें क्या शब्द आया? तो ये हमारा कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य है। ये इतना पहचान लोगे। फिर देखो अगला, फिर आता है विस्मयाद बोधक वाक्य। विस्मयाद बोधक वाक्य जिसमें विस्मय का बोध हो, जिसमें विस्मय का बोध हो। जैसे हाय वह मर गया, हाय वह मर गया। अरे राधा भाग गई, तो इसमें विस्मय का कौन बोध कर रहा है? तो अरे, हाय, इस तरह के जो होते हैं शब्द, ये विस्मय का बोध करते हैं, तो ये हमारा कौन सा है? विस्मयाद बोधक वाक्य है। फिर अगला आता है हमारा पांचवा आज्ञासूचक वाक्य। पांचवा आता है आज्ञासूचक वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है, जिसमें आदेशात्मक भाव हो, जिसमें आदेशात्मक भाव हो। जैसे सुनो इधर आओ, सुनो इधर आओ, तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है। किसका? आज्ञा का। कोई हमको आदेश देता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आज्ञासूचक वाक्य हो जाएगा। जैसे फिर अगला देखो एग्जाम्पल, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, तो हमारे कौन से हैं? तो हमारे आज्ञासूचक वाक्य हैं। फिर आता है हमारा छठा इच्छासूचक वाक्य। इच्छासूचक वाक्य जिसमें इच्छा बताई जाए, जिसमें क्या बताया जाए? इच्छा बताई जाए। जैसे भगवान करे आप अफसर बन जाएं, भगवान करे आप अफसर बन जाएं, जिसमें इच्छा बताई जाए या दुआ की जाए या आशीर्वाद दिया जाए, तो हमारे कौन से होते हैं? इच्छासूचक वाक्य होते हैं। जैसे भगवान करें आपकी उम्र दीर्घायु हो, इस तरह के। भगवान करे आप डॉक्टर बने, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। फिर सातवां था संभाव्य वाची वाक्य जिसमें संभावना पाई जाए। जिस कार्य के किसी कार्य के होने की संभावना हो, किसी कार्य के होने की संभावना जिसमें बताई जाए, वो होते हैं हमारे संभाव्य वाची वाक्य। जिसे वह अपने गांव चला गया होगा, तो इसमें संभावना आपको महसूस होगी कि हाँ वह अपने गांव चला गया होगा, तो इसमें आपको लगता है कि वो चला गया है कि नहीं चला गया है, तो उसमें संभावना पाई जा रही है, तो होती संभाव्य वाची। फिर राधा बगीचे में आई होगी, तो आपको महसूस होगा कि पता नहीं आई है कि नहीं आई है, आई होगी कि नहीं आई होगी राधा बगीचे में, तो इसमें संभावना उत्पन्न होती है। फिर आता है संकेतवाची वाक्य। संकेतवाची का मतलब संकेत करना, एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत करता है। जैसे जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, जिसमें निर्भरता बताई जाए या संकेत किया जाए, होता संकेतवाची वाक्य। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, यदि आप मुझे बुलाए होते, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, तो मैं अवश्य आता। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। फिर देखो, जैसे पिताजी घर पहुंचते ही, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा, तो इसमें जो पहला कथन है वो दूसरे कथन पर निर्भर है। इसमें जो पहला कथन है, जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, तो इसने जब बुलाए होते, जो देखो यदि आप बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, तो पहला कथन
क्या है, ये दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे दूसरा देखो, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। तो इसमें जैसे ही पिताजी घर पहुंचे तैसे उसने खेलने के लिए चला गया। तो इसमें पहला वाक्य कथन क्या है, दूसरे कथन पर निर्भर करता है। तो ये होता है हमारा संकेतवाची वाक्य। फिर देखो, फिर आता हमारा रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। अभी इंग्लिश में मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, बहुत जल्द ही आपको बना के बता दूंगा। जैसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो सरल वाक्य क्या होता है, जो सिंपल वाक्य होते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, अथवा क्या बताएगा, एक से अधिक उद्देश्य होंगे लेकिन विधेय क्या होगा, वो एक होगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, या फिर एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य का मतलब कर्ता हो सकते हैं, और विधेय का मतलब जो कर्म हो, क्रिया हो, वो विधेय होता है। तो देखो, जिस वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य हो या एक विधेय हो, या फिर कह सकते एक से अधिक उद्देश्य हो, एक से अधिक कर्ता हो, लेकिन विधेय क्या हो, एक ही हो, वो होता हमारा कौन सा वाक्य, सरल वाक्य होता है। वो हमारा सरल वाक्य होता है। अब आज इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं इसमें क्या है, ये कर्ता है, ये उद्देश्य है, और इसमें उद्देश्य सिर्फ एक है। और स्कूल जा रहा था तो ये हमारा क्या है, इतना, ये विधेय है, और विधेय सिर्फ एक है। अब देखो, अब जैसे मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, तो मैं एक उद्देश्य है, अपने मित्रों एक उद्देश्य, तो एक से अधिक उद्देश्य हो गए। तो इसमें सरल वाक्य में उद्देश्य एक होगा या एक से अधिक होंगे, परंतु क्या होगा, उसमें विधेय सिर्फ एक होगा। तो उद्देश्य एक से अधिक है, विधेय क्या है, सिर्फ एक है। तो हमारा कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। फिर आगे आओ संयुक्त वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक विधेय होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य होंगे, कोई जरूरी नहीं एक उद्देश्य होगा, एक से अधिक उद्देश्य होंगे और एक से अधिक विधेय होंगे, वो होता हमारा संयुक्त वाक्य। या सिंपल समझ सकते हो कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है, वो हमारा होता है कंजक्शन या कंजक्शन कनेक्टर, वो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या समझना है, हिंदी में। देखो, जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य होंगे और क्या एक से अधिक विधेय भी होंगे, एक से अधिक कर्ता भी होंगे और एक से अधिक कर्म और क्रिया भी होगी उसमें, तो होता हमारा संयुक्त वाक्य। अब आप इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। तो देखो, पहले मैं आया है, तो ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। स्कूल जा रहा था, ये हमारा विधेय हो गया। और फिर मेरा भाई, ये भी हमारा उद्देश्य है, और खेल रहा था, ये भी हमारा विधेय है। तो देखो, इसमें दो उद्देश्य दो विधेय हैं, तो हमारा कौन सा वाक्य होगा, तो संयुक्त वाक्य होगा। फिर देखो अगला, इसमें जो वाक्य को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो और इसमें जोड़ने का कार्य करता है। इंग्लिश में इसी को कहते हो कंजक्शन। इसमें जोड़ने का कार्य कौन कौन करता है, तो लेकिन है,
किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए, और, ये सारे हमारे होते हैं संयोजक। ये हमारे क्या होते हैं? संयोजक होते हैं। तो इसमें देखो, आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें एक से अधिक उद्देश्य होंगे और एक से अधिक क्या होंगे? विधेय भी होंगे। इसका मतलब एक से अधिक, इसका मतलब 2 या 3 या 4 उद्देश्य भी हो सकते हैं और 2, 3, 4 या विधेय भी हो सकते हैं। फिर देखो, फिर उसके पिता ने उसे बहुत रोका था। उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। अब इसमें देखो, अब देखो उसके पिता, एक ये हमारा उद्देश्य है, उसे बहुत रोका था, ये हमारा इतना विधेय हो गया। एक विधेय और एक उद्देश्य मिला, एक उद्देश्य और एक विधेय मिला। फिर वह राधा से मिलने चला गया, तो वह एक उद्देश्य हो गया, राधा से मिलने चला गया, ये हमारा विधेय हो गया। तो इसमें 2 उद्देश्य 2 विधेय हैं, तो हमारा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसी तरह टिक करना। और जो किंतु लगा है तो ये हमारा कौन सा? ये संयोजक का कार्य करता है। फिर देखो, फिर आता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक से अधिक या कई विधेय हो। जिस वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य हो, सिर्फ एक उद्देश्य हो और कई हमारे क्या हो? एक से अधिक या फिर कई विधेय हो। अभी हमने आपको देखो सरल वाक्य में क्या बताएं, जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, सिर्फ विधेय एक हो सकता है। संयुक्त वाक्य में हमने क्या बताएं, जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो सकते हैं, वो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में इसमें उद्देश्य एक ही रहेगा, कर्ता एक ही रहेगा, लेकिन विधेय जो रहेगा वो 2 हो सकते हैं या कई हो सकते हैं, 2, 3 हो सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। तो उद्देश्य इसमें क्या है? तो मेढक है और बरसात हुई ये हमारा विधेय है, बोलने लगे ये हमारा विधेय है। तो इसमें उद्देश्य एक है और विधेय कितने हैं? तो एक से अधिक हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, तो ऐसे वैसे, जैसे जैसे, जैसे तैसे, इस तरह से जुड़े होते हैं इस मिश्रित वाक्य। अब इतना समझ में आया। फिर देखो, अब आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। एक होता कृतवाच्य, दूसरा होता कर्मवाच्य, तीसरा होता भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 होते हैं। अब देखो पहला हमारा कृतवाच्य। कृतवाच्य जिसमें कृत का अर्थ होता कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान हो। कर्ता क्या हो? प्रधान हो। और कथन का भार किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो। और पूरा कथन का सेंस किस पर पड़ता हो? तो भार पूरा कर्ता पर पड़ता हो। वो होता हमारा कृतवाच्य। वो क्या होता है? कृतवाच्य। जैसे देखो, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो देखो किसके द्वारा काम किया जाता है? तो अध्यापक के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्ता है। और क्या कार्य होता है? पढ़ाने का कार्य हो रहा है। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। तो ये हमारा कृतवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता के द्वारा पूरा प्रभाव पड़ रहा है पढ़ाने का। तो ये हमारा कर्ता हो गया। जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। अब देखो पढ़ने का कार्य कौन कर रहे हैं? तो छात्र कर रहे हैं। पढ़ने का कार्य छात्र कर रहे हैं, तो कर्ता पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारा कृतवाच्य हो गया। फिर आता है हमारा कर्मवाच्य। सेकेंड आता है कर्मवाच्य। कर्म देखो, कर्म जिसमें प्रधान हो, जिसमें कर्म तथा भार जो पड़े वो कर्म पर पड़े। देखो पूरे कथन का भार किस पर पड़े? वो कर्म पड़े। और जिसमें कर्म प्रधान हो, मुख्य भूमिका निभाता हो, कर्म। अब ऊपर वाले में कर्ता में जो
कर्ता उसमें प्रधान था तो मुख्य भूमिका उसमें कर्ता निभाता था, और इसमें कर्म प्रधान है तो इसमें मुख्य भूमिका कर्म निभाएगा। जैसे कर्मवाच में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्मवाच में क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, अध्यापक के द्वारा। तो देखो प्रधान हमारा कौन है, तो अध्यापक है, क्योंकि इनके द्वारा पढ़ाई जाती है, तो ये हमारा कर्मवाच हो गया। जैसे छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो इसमें हमारा कौन प्रधान है, तो छात्र प्रधान है, क्योंकि मुख्य भूमिका भार इसी पे पड़ता है, पूरा कार्य इसी पे पड़ता है, छात्रों पर, क्योंकि छात्रों के द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो छात्र ही हमारे क्या है, कर्म है। और ऊपर वाले में अध्यापक के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही, तो अध्यापक क्या है, हमारा कर्म है, अध्यापक क्या है, कर्म है, तो ये हमारा कर्म कारक हो गया, कर्मवाच हो गया। फिर अगला देखो, अगला आता है हमारा भाववाच। भाववाच देखो बस वहीं पे वीडियो हमारा स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद अगला टॉपिक आएगा समास। फिर हमारा देखो तीसरा आता है भाववाच। भाववाच देखो जिसमें भाव प्रकट हो और क्रिया का भार जिस पर क्रिया प्रधान होती है, जिसमें क्या होती है, क्रिया प्रधान होती है और क्रिया पर पूरा भार निर्भर होता है, क्रिया पर पूरा भार निर्भर होता है। भाववाच प्रायः क्या होते हैं, ये हमारे नकारात्मक होते हैं, भाववाच प्रायः हमारे नकारात्मक होते हैं और अकर्मक क्रिया से युक्त होते हैं। देखो भाववाच ज्यादातर नकारात्मक होते हैं और ये हमेशा अकर्मक क्रिया से युक्त होते हैं, अकर्मक क्रिया से। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, तो हमारा कौन सा, तो नहीं दौड़ा जाता, तो क्रिया का भार किस पर पड़ रहा है, सॉरी भार पूरा किस पर पड़ रहा है, मेरे पिताजी से नहीं, तो पूरा ये इतना जो हमारा भार है वो किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है, क्रिया पर निर्भर है, तो ये हमारा कौन सा है, भाववाच हो गया। जैसे माता जी से नहीं देखा जाता है, माता जी से नहीं देखा जाता है, तो पूरा प्रभाव हमारा देखा जाता पर पड़ता है, तो हमारा कौन सा है, भाववाच्य है। ये इतना समझ में आया। देखो फिर से आपको बता रहे हैं, भाववाच्य आप इस तरह समझें, भाववाच्य जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो निगेटिव सेंस उनका नकारात्मक होते हैं, और इसमें जो अकर्मक क्रिया और ये हमेशा सेंटेंस अकर्मक क्रिया से युक्त होते हैं, अकर्मक क्रिया से युक्त होंगे। जैसे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता, तो नकारात्मक इसमें क्या है, तो नहीं शब्द है, तो नहीं दौड़ा जाता। जैसे फिर अगला माता जी से नहीं देखा जाता, तो माता जी से नहीं इसमें जुड़ा, तो ये भी हमारा नकारात्मक। तो ज्यादातर भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वो किसमें होते हैं, वो नकारात्मक निगेटिव सेंस से प्रस्तुत करते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए से आप तक सूचना अवश्य पहुँचे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।